हेलो दोस्तों, आपका टारगेट विद अतुल में स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं। चलिए, आज आपका 86 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर यूपीएसआई का घटना चक्र का मैंने करा दिया था। और आज मैं 87 से लगा के 87 से लगा के मतलब 110 प्लस से ही क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सबको फ़ायदा करेगा। आपको तो करेगा ही, सबको भी फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, कि अपने पद ग्रहण के दिन से, कि निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। देखिए, निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से तो नहीं रहता, ये संसद द्वारा निर्धारित तिथि से। ये कोई संसद निर्धारित तो करता नहीं। अपने निर्वाचित की तारीख से ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें अपने पद ग्रहण करने के दिन से वो रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 56(1) याद रखिएगा, ये आर्टिकल याद रखिए, ये आर्टिकल ही मेन है। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो मतलब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? लोकसभा स्पीकर को तो नहीं देते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को नहीं देते, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नहीं देते हैं। आपका राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। मतलब जैसे ही राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो इसकी सूचना जो है उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है, आर्टिकल अनुच्छेद 56(2) के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए, इसमें से कौन सा आपका सही है? दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं, परंतु केवल राज्य के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं, परंतु केवल राज्यसभा के सदस्य ही मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये गलत है। और आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाए या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी गलत है, ये दोनों नहीं है। तो आपका इसमें ए और बी दोनों नहीं है, ये सही होगा। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए अब महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित कर लगाएगा और अनुच्छेद 61(3) के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा। ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने अथवा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। यह घोषित करने वाला संकल्प की राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाएगा
लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है। आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या कम से कम 2/3 बहुमत, मतलब आरोप के अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या उसकी कम से कम 2/3 होनी चाहिए, बहुमत पारित कर दिया जाता है। तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटना होगा। इस प्रकार दोनों सदनों की बहस में हिस्सा एवं मतदान का अधिकार रखते हैं। दोनों सदन बहस में और हिस्सा। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग एकमात्र आधार संविधान के उल्लंघन पर लाया जाएगा। तो आपका कथन ए कथन बी दोनों असत्य थे, दोनों सही नहीं थे वहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे। आपका कह रहा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। देखिए, संविधान का संरक्षण, सुरक्षा, प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। मतलब संविधान का संरक्षण करना, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति संरक्षण, सुरक्षा, प्रतिरक्षा। ठीक है। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों सही हैं यहाँ पे। ये देखिए ऑप्शन सी दिया है। ठीक, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व अनुच्छेद 60 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। राष्ट्रपति संविधान का संरक्षण, सुरक्षा, प्रतिरक्षा करने का शपथ लेता है, जबकि उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के अंतर्गत संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की वफादारी की शपथ लेता है। ठीक, ये सब जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ और बिल्कुल क्लियर करा दे रहा हूँ, आप इसको पढ़िए और इसको बार बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, मतलब राष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र देते हैं या कोई कारणवश राष्ट्रपति पद पे कोई नहीं है तो उसको कितने महीने में भर लेना चाहिए, तो आपका मालूम है 6 महीने में भर लेना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं इसके। संविधान के अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्त भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि रिक्त राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाने जाने के कारण हुई है तो उसके रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह भीतर इससे पहले किया जाए, और रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंध के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। अनुच्छेद 56 के उपबंध के अधीन। ठीक है, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राजनीतिक प्रमुख, मंत्रिपरिषद। तो भारत का राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। भारत एक गणराज्य है, इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत।
जैसे इंग्लैंड में यही है कि वहाँ पे वंशानुगत है, लेकिन अपने भारत में निर्वाचित होता है। ठीक है, ठीक। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या अध्यादेश अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को के समक्ष दायर किया जा सकता है उच्च न्यायालय के, राष्ट्रपति के, निर्वाचन आयोग के, सर्वोच्च न्यायालय के। तो इसमें आपका सर्वोच्च न्यायालय चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका जो सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर किया जा सकता है। आगे देखते हैं इसका पूरा व्याख्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी विवादों की जांच और विनिश्चय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा और इसका विनिश्चय अंतिम होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पे, लोकसभा की अनुशंसा पे, केंद्रीय मंडल की अनुशंसा पे, राज्यसभा की अनुशंसा पे। तो देखिए आपका प्रधान न्यायाधीश पे ये तो नहीं हो सकता, लोकसभा के अनुशंसा पे ऐसा भी कुछ नहीं, राज्यसभा के अनुशंसा पे नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे। ठीक, अनुच्छेद 85 टूखा के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74 के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही कर सकता है, केंद्रीय मंडल की अनुशंसा पर ही कर सकता है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि राष्ट्रपति की जो शक्ति है अनुच्छेद 74 के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे ही कर सकता है, अपने मन से नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, उपयुक्त सभी। तो आपका इसमें निम्नलिखित में राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो आपका देखिए आपका इसमें भारत का न्यायवादी आर्टिकल 76, ये मतलब महान्यायवादी आते हैं। नियंत्रक आर्टिकल आपके 148 याद रखिएगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और एक राज्य का राज्यपाल, इनकी नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत होती है, और उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा होगा सही? उपयुक्त सभी। चलिए आगे ये देखिए, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार ये देखिए अनुसार महान्यायवादी, अनुच्छेद 48 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, एक मिनट। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? अभी तक था कि कौन करता है, अब कौन नहीं करता? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मतलब भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो देखिए आप इसमें देखिए प्रधानमंत्री का तो करता ही करता है, ये हो नहीं सकता। राज्यपाल का भी यही करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का यही करता है, उपराष्ट्रपति का नहीं करता, क्योंकि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है।
अनुच्छेद 66 के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक, अनुच्छेद 66 के अनुसार, एक ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 66 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, इनमें से कोई नहीं। तो क्षमा, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक न्याय शक्ति है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। ठीक है, निलंबन, परिहार, ये सब जो है आर्टिकल याद रखिएगा, किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती। ठीक, कौन सी न्याय शक्ति है जो उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती। तो एक मिनट, रूपांतरण, पूर्ण क्षमादान कि दंड विराम कम सजा देना, दंड घटाना, सजा कम करना, दंड विलंब, सजा को अस्थायी तौर पर टालना। तो इसमें आपका देखिए दो हो सकते हैं, रूपांतरण, पूर्ण क्षमादान, ये मेल नहीं खाता है। रूपांतर से पूर्ण क्षमादान, ये मेल नहीं खा रहा है। और ये दंड विराम, कम सजा देना है, ये। तो इसमें दो हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें सही उत्तर आपका है, शायद मुझे हिसाब से ये सही होगा कि इसमें मेल नहीं खाता है। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन गलत ही है, ये देखिए, अब देख लीजिए। राष्ट्रपति की न्याय शक्ति अनुच्छेद 72 में दी गई है। विकल्प ए में दी गई शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती है। रूपांतरण का अर्थ है पूर्ण क्षमादान नहीं होता है। पूर्ण क्षमादान में अभियुक्त को पूर्ण माफ़ी दे दी जाती है, अर्थात उस पर कोई आरोप नहीं है, वह निर्दोष है। साथ ही विकल्प बी में वर्णित दंड विराम, मतलब रिप्रीव और मृत्युदंड का अस्थायी निलंबन है, न कि कम सजा देना है। अतः प्रश्न में विकल्प ए और बी दोनों ही परिभाषा कूट में नहीं खाती हैं, कूट में मेल नहीं खाती हैं। ठीक है, चलिए आगे। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को, कोई नहीं। तो आपको पता ही, डॉक्टर एपीजे अब्दुल, इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। भारत के 11वें राष्ट्रपति थे ये, 2002 से 2007 तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई जाती है, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में प्रारंभ एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के फलस्वरूप भारत त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइलों के विकास के द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो आपका जस्टिस MC महाजन, ये तो हो नहीं सकते। जस्टिस M हिदायतुल्लाह, यही होंगे, यही सही है। जस्टिस PN भगवती, इन्होंने ही जनहित, याद रखिएगा, जनहित इन्होंने ही किया था। और जस्टिस BR मुखर्जी, ये नहीं हो सकते। ठीक है,
तो आगे चलते हैं। जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव होता है, ये गलत है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, तो ये भी गलत है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से। लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों से सीधे चुनाव होता है, तो लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों से सीधा चुनाव होता है, ये भी गलत है। ऐसा नहीं, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद द्वारा सीधे चुनाव होता है, ये सही है। संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसद द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। ऐसा निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष की, भारत के राष्ट्रपति की, मुख्य चुनाव आयुक्त की, भारत का मुख्य न्यायाधीश, तो भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? ठीक है, तो देखिए लोकसभा तो हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। विधानसभा में भी ऐसा नहीं, राज्यसभा है, तो इसमें नहीं कह रहा किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य, तो राज्यसभा का जो उपराष्ट्रपति है उसका सदस्य, उपराष्ट्रपति जो है उसका सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो राज्यसभा का उपसभापति होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं। देखिए, राज्यसभा की अध्यक्षता सभापतित्व और उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, यही मैंने आपको बताया। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो आपको अभी बिल्कुल जस्ट अभी अगले क्वेश्चन में था कि राज्यसभा का। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 89 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना है। ठीक है, राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो आपको पता ही है कि 2 साल होता है, कि 5 साल, कि 4 साल, कि 6 साल। तो आपका इसमें होता है 6 साल। ठीक, नामांकित चुने गए नामांकित सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। कितने साल का? 6 साल का। ये देखिए, राज्यसभा के लिए चुने गए या अथवा नामांकित सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। इसके 1/3 1/3 प्रति सदस्य 2 वर्ष के लिए सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है कि राज्यसभा का सदस्य होता है? किसी भी सदन का सदस्य होता है। सांसद यानी संसद द्वारा नहीं हो, सांसद
नहीं होता है, यानी संसद सदस्य नहीं होता है। तो आपका इसमें इसमें लोकसभा का सदस्य तो होता नहीं है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये आपको बताया कि ये उपराष्ट्रपति जो है इसका सदस्य नहीं होता है, इसका उपसभापति होता है। लेकिन ठीक है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ये भी गलती है। सांसद नहीं होता, यानी संसद सदस्य नहीं होता है, यही सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 के तहत उपराष्ट्रपति को संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होने की अनुमति नहीं देता है, किंतु वह यदि किसी पद पर है तो निर्वाचन के पश्चात उस पद से त्याग पर देना पड़ता है। ठीक है, देखिए आपको पूरा क्लियर समझाता हूँ। भारतीय संविधान अनुच्छेद 62 के तहत उपराष्ट्रपति को संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को मतलब संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य का अनुमति नहीं देता है, किंतु वह यदि किसी पद पर है तो निर्वाचन के पश्चात उसे उस पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, या जिस दिन से वह पद धारण करता है उस दिन से वह पद रिक्त माना जाता है। जिस दिन से वो पद धारण कर लेता है उसी पद से वो रिक्त माना जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, यही चीज़ है। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो इसे 6 महीने, क्योंकि 6 महीने इसलिए 6 महीने क्योंकि 6 महीने के अंदर ही राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। ठीक, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 62 एवं 65 के अनुसार 6 महीने की अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? अभिन्न भाग है। तो संसद का है कि लोकसभा का, राज्यसभा का कि मंत्रिपरिषद का? तो एक चीज़ ध्यान रखना, संसद के आगे अपना लोकसभा आ जाता है, ठीक, राज्यसभा आ जाता है और राष्ट्रपति आता है, इसीलिए अभिन्न अंग माना जाता है राष्ट्रपति। ठीक है, ये तीनों संसद के अंदर ये तीनों आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 2 को कि 4 को कि 8 को राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित है, तो 2 को। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अनधिक सदस्य मनोनीत कर सकता है। मतलब अगर उसको लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो 2 से अधिक भी वो कर सकता है, लेकिन 2 तो कर ही सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभाले रहते हैं? किसकी, मतलब केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर? भारत के राष्ट्रपति पर कि भारत के प्रधानमंत्री, संसद की सर्वोच्च न्यायालय? तो भारत के राष्ट्रपति पर। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अर्थात
अर्थात जब एक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा है पद धारण करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए अधिकतम कितने समय के लिए कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर रह सकता है? तो वो आपको पता है, 12 माह, 6 माह की, 4 माह की, 3 माह, 6 माह। ठीक है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी अधिकतम 6 माह के लिए कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान वर्णित है। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? निर्वाचन कितनी अवधि के लिए? तो आपका इसमें 2 वर्ष की, 4 वर्ष की, 5 वर्ष की, 6 वर्ष, तो 6 वर्ष। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नामित किए गए 12 सदस्यों और राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधित्व से मिलकर बनती है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। ठीक, विघटन नहीं होता है, पर इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83(1) जिनके स्थान पर 6 वर्षीय कार्यकाल के लिए नए सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैंने 26 क्वेश्चन यानी 25+ क्वेश्चन मैंने आज कंप्लीट किए, और इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखिए। मैंने एक एक डिटेल बताया है, चीज़ों को समझाया है। ठीक है, और इसको आप देखिए, पढ़िए और अच्छे से घर पे रहिए और मस्त रहिए। और यूपीएससी के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आप इसको नहीं करेंगे तो आप बहुत बड़ी भूल करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।